हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 30 लेके आए हैं। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पहला, भारत के साथ सर्वप्रथम किसने व्यापार संबंध बनाए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। यदि बात की है पुर्तगालियों की तो इन्होंने भारत को क्या क्या दिया, तो इन्होंने भारत को दिया था प्रिंटिंग प्रेस। दूसरा दूसरा जो दिया था वो दिया था तंबाकू की खेती। तंबाकू की खेती करना किसने सिखाया था, तो पुर्तगालियों ने ही सिखाया था। प्रिंटिंग प्रेस किसने दी थी, तो पुर्तगालियों ने दी थी। इसके अलावा सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। सबसे पहले और सबसे बाद में गए थे। ठीक है, ये ज़्यादातर कहाँ पे थे, तो ये ज़्यादातर गोवा वाले राज्य में थे। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए कि जो पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया था भारत, तो आया था वास्को डी गामा। ठीक है, कौन आया था, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था, तो भारत में एक राज्य है केरल। केरल का तट था उस टाइम पे कालीकट में उतरा था। और कालीकट कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। उस समय जो केरल का राजा था उसका नाम क्या था, तो केरल के राजा का नाम था जमोरिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिए। इसके अलावा यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो वास्को डी गामा था उसका मकबरा कहाँ पर है, यानी उसकी जो कब्र है वो कहाँ पर है, तो वो आपकी कोचीन में ही है। किसमें है, कोचीन में ही है। तो ये भी कहाँ है, कोचीन, तो आपके केरल में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो अजंता तथा एलोरा की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, तो औरंगाबाद पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। इनके ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात करें औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है और इसका नाम क्या हो गया है, इसका नाम हो गया है संभाजी नगर। इसके अलावा औरंगाबाद जो नगर था वो किसने बनाया था, तो ये जो नगर बसाया था वो औरंगजेब ने बसाया था। और यहाँ पे ही क्या है, यहाँ पे आपका बीवी का मकबरा है जिसको ताजमहल की बद्दी नगर कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट है, नोट कर लीजिए। देखिए एक तरफ से नोट करते जाइए आप। औरंगाबाद में क्या क्या है, एक तो बीवी का मकबरा है, बीवी का मकबरा। ठीक है, ये मकबरा किसने बनवाया था, तो ये मकबरा, देखिए दो नाम आते हैं, एक तो औरंगजेब आता है, औरंगजेब, और दूसरा इसका बेटा था, उसका नाम क्या था, आजम शाह। दोनों के नाम आते हैं कि ये मकबरा किसने बनवाया था, औरंगजेब और आजम शाह ने बनवाया था। बीवी के मकबरा को और क्या कहते हैं, तो बीवी के मकबरा को कहा जाता है कि ये ताजमहल की बद्दी नकल है, या फिर दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, ताजमहल की बद्दी नकल, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, दूसरा ताजमहल, द्वितीय ताजमहल। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद बात करें कि जो औरंगजेब की बीवी थी, यानी कि जिसकी याद में बीवी का मकबरा बनाया गया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था राबिया उद दौरानी। राबिया उद दौरानी का मकबरा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये जो मकबरा है इसको राबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं औरंगाबाद के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध में रात सबसे छोटी व दिन सबसे बड़ा कब होता है। बात किसकी हो रही है, दक्षिणी गोलार्ध की। तो दक्षिणी गोलार्ध का उल्टा होता है उत्तरी गोलार्ध। यदि बात करें कि दक्षिणी गोलार्ध में छोटी रात सबसे छोटी रात दक्षिणी गोलार्ध में हो रही है, इसका मतलब सबसे बड़ा दिन कब होगा, सबसे बड़ा दिन, देखिए उत्तरी गोलार्ध सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में यदि रात सबसे छोटी हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे बड़ी होगी। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, रात सबसे बड़ी होगी। रात सबसे बड़ी होने का मतलब है कि दिन सबसे छोटा होगा, दिन सबसे छोटा होगा। और उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा कौन सा होता है, तो आप सभी को पता है कि 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। यदि आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो सबसे बड़ा दिन जो होता है वो होता है आपका 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, किसमें, उत्तरी गोलार्ध में। जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन भी 21 जून को होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यदि बात की जाए कि उत्तरी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जो दिन रात बराबर होते हैं वो कब होते हैं, तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिन रात बराबर,
दिन रात बराबर कब होते हैं? तो ये होते हैं आपके 21 मार्च को और 23 सितंबर को। दोनों दिन क्या होते हैं? दिन रात बराबर बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रथम एयर चीफ एडमिरल कौन थे? प्रथम एयर चीफ जो एडमिरल थे वो कौन थे? तो वो आपके कौन थे? सर थॉमस एमस्ट थे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय एयर चीफ मार्शल कौन थे? तो वो आपके सुब्रतो मुखर्जी थे। जबकि पहले कौन थे? तो सर थॉमस एमहर्स्ट प्रथम थे। प्रथम भारतीय कौन थे? तो सुब्रतो मुखर्जी थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? एनआरए का विस्तारित रूप क्या है? तो एनआरए का जो विस्तारित रूप है वो क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 19 अगस्त 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये एग्जाम कंडक्ट करती है, वो उसका नाम क्या है? सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा। सॉरी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा। यही जो एजेंसी है वो इसको कंडक्ट कराती है। ठीक है, ये कब से शुरू हुआ है? 19 अगस्त 2020 से शुरुआत इसकी हुई है। नेक्स्ट देखिए, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो स्थित है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। बात करें पोटोमेक नदी के किनारे कौन सा स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? तो यूएसए की राजधानी है। और ये वोल्गा जो नदी है वो कौन है? इसके बारे में फैक्ट क्या है कि ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपकी वोल्गा ही है। इसके अलावा बात करें सी नदी किनारे कौन सा शहर है? तो जो पेरिस है वो किस नदी किनारे है? तो सी नदी किनारे है। और पेरिस किस राज्य की किस देश की राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस में ही क्या होने वाला है? 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं पेरिस में। ये सारे फैक्ट हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दो विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान यानी कि भौतिकी और रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो मैडम क्यूरी एकमात्र महिला हैं जो जिन्होंने दो क्षेत्रों में क्या किया है? नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो मैडम क्यूरी ने कौन कौन से क्षेत्रों में प्राप्त किया है? एक तो भौतिकी में क्या है? भौतिकी यानी फिजिक्स में, और एक रसायन में यानी केमिस्ट्री में। भौतिकी में किया था 1903 में, और रसायन में किया था 1911 में। ठीक है, इनको किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था मैडम क्यूरी को? तो इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, जिसके लिए क्या मिला था? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोटा क्या है? कोटा क्या है? आयात की मात्रा की सीमा क्या कहलाती है? कोटा कहलाती है। आयात की मात्रा की सीमा क्या कहलाती है? तो कोटा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन खरीफ फसलों के अंतर्गत नहीं आती है? तो जो आपका गेहूं है वो खरीफ के अंतर्गत नहीं आता है, वो किसके अंतर्गत आता है? तो रबी की फसल के अंतर्गत आता है। रबी में आपका चना आ जाएगा, मटर आ जाएगी, ये किस में आएगी? रबी में आएगी। जबकि धान, गन्ना और कपास ये किस में आते हैं? देखिए, धान और कपास किस में आता है? ये आपका खरीफ में आता है। जबकि गन्ना किस में आता है? तो गन्ना आपका व्यावसायिक फसलों में आता है, कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक। ये दोनों किस में आएंगे? ये आपका खरीफ में आएगा, ये भी खरीफ में आएगा। ठीक है, एक तरह से गन्ना भी खरीफ में आता है, लेकिन यदि इसको अलग से देखा जाए तो ये आपका कॉमर्शियल में ही आता है, यानी इसको नगदी फसल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? नगदी फसल। जैसे गन्ना हो गया, आपका जूट हो गया, ये सब किस में आती है? ये आपका नगदी फसलों में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिफेंट माउंटेन कहाँ स्थित है? तो एलिफेंट जो माउंटेन है वो कहाँ है? कंबोडिया में स्थित है। और बात करें कंबोडिया में और क्या फेमस है, तो आपका अंकोर वाट का मंदिर जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। अंगकोर वाट का मंदिर, ये किस भगवान को समर्पित है ये मंदिर? तो ये आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर। बात करें कंबोडिया की, तो कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है नोम पे। नोम पे इसकी क्या है? कंबोडिया की राजधानी। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि एलिफेंट माउंटेन तो आपका कंबोडिया में हो गया, एलिफेंट केव्स यानी कि एलिफेंट की गुफाएं कहाँ हैं? तो एलिफेंट की गुफाएं कहाँ पर मिलेंगी? तो देखिए, एलिफेंट गुफाएं कहाँ मिल जाएंगी आपको? गुफाएं आपको मिल जाएंगी मुंबई में। ठीक है, मुंबई में क्या मिल जाएंगी? एलिफेंट की गुफाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है?
तो जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जो जनगणना है उसके बारे में कुछ फैक्ट हैं वो ध्यान रखिए। जैसे कि जो जो 2011 की जनगणना है वो 15वीं जनगणना है, 15वें नंबर की जनगणना है। इसके अलावा जो पहली जनगणना हुई थी सबसे पहले, यानी सबसे पहले जनगणना कब की गई थी, तो सबसे पहले जनगणना आपकी 1872 में की गई थी, और जो उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था वो मेयो था, उसके समय ही जनगणना की गई थी। उसके बाद जो रेगुलर यानी कि 10 साल पे जो जनगणना की जा रही है वो किसके समय से की जा रही है, तो वो 1882 में, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो रिपन था, रिपन, उसके समय से क्या की जा रही है, तो ये जनगणना रेगुलर 10 साल के अंदर पर की जा रही है। तो अभी जो 2011 में जनगणना हुई थी वो कौन से नंबर की थी, 15वें नंबर की, और जो 2021 में हुई है वो कौन से नंबर की है, तो 2021 वाली आपकी हो जाएगी 16वें नंबर की। ठीक है, यदि बात करें 2011 वाली की, तो उस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे, तो आपके सी चंद्रमौली थे, सी चंद्रमौली। जो वर्तमान में यानी 2021 वाली जो जनगणना हुई है उसके जो जनगणना आयुक्त हैं सॉरी, वो कौन है, तो वो आपके विवेक जोशी है, विवेक जोशी। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये दोनों पॉइंट आपके इंपोर्टेंट है। इसके अलावा 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या कि 2011 की जनगणना में जो लिंगानुपात है यानी कि महिला और पुरुष का रेशियो है वो कितना है, तो 943 महिला है प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, ये लिंगानुपात है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट है जनगणना 2011 के बारे में। और 2021 संबंधित पॉइंट है वो क्या है कि 2021 के जनगणना आयुक्त है वो कौन है, विवेक जोशी। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 ए में है। भाग पूछा जाए तो भाग कौन सा है, भाग आपका भाग पड़ेगा भाग 4 का में। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो मूल कर्तव्य है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आपके सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये आपके मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, तो ये आपके, देखो यहाँ लिख देता हूँ जगह कम है, यानी कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये संविधान में जोड़े गए थे। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये संविधान में जोड़े गए थे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मूल संविधान था, यानी जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, तो उस समय संविधान में मूल कर्तव्य थे तो उस समय 0 थे। और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में आपके 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है, कितने हैं, तो 11 मूल कर्तव्य है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो मैंने आपको बताया था कहाँ है, जिनेवा में है। और WTO की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। इसके वर्तमान में हेड कौन है, जिसके वर्तमान में हेड है नागोजी इवेला, नागोजी इवेला। कहाँ की है, ये आपके नाइजीरिया की है। ठीक है, ये WTO की पहली महिला हेड है। ठीक है, पहली महिला निदेशक है WTO की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना यशपाल की है, तो दादा कॉमरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी रचना किसकी हैं, तो दादा कॉमरेड की हैं। इसके अलावा इनकी कुछ और रचना है वो भी नोट कर लीजिए, जैसे कि देशद्रोही, देशद्रोही इनकी है तो इन्हीं की रचना है। इसके अलावा अप्सरा का सांप, अप्सरा का सांप, ये रचना भी किसकी है, तो इन्हीं की रचना है अप्सरा का सांप। इसके अलावा दिव्या, दिव्या रचना है वो इन्हीं की रचना है। तो ये सारी रचना है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अल्लाह रखा का संबंध किससे है, तो मैंने आपको पिछली प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जो अल्लाह रखा है उनका संबंध किससे है, तो तबला से संबंधित है। अल्लाह रखा का संबंध किससे है, तो तबला से संबंधित है अल्लाह रखा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो देखिए जिसमें गति होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें गतिज ऊर्जा होगी, और जिसमें गति नहीं है उसमें क्या होगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे कि चली हुई गोली में क्या है, गति है, तो इसमें गतिज ऊर्जा है। बहते हुए पानी में गति है तो इसमें गतिज ऊर्जा है। खींचा हुआ धनुष में क्या है, स्थिति ऊर्जा है, क्या है उसमें स्थिति ऊर्जा है, क्योंकि उसमें गति नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा आपका, गति ऊर्जा नहीं है। आपसे पूछा था तो इसमें क्या होगा, गति ऊर्जा नहीं है। इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खींचा हुआ धनुष।
जबकि चलता हुआ हथौड़ा में भी कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, तो इसमें भी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार के रेल इंजन की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज्यादा क्षमता होती है वो किसकी होती है, तो बिजली के इंजन की यानी कि विद्युत इंजन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह क्या करता है? देखिए, जो पानी के ऊपर क्या होता है, पानी के ऊपर जो लार्वा होते हैं, मच्छर के लार्वा, वो तैरते रहते हैं। तो जब हम उस पर मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने से वजह से क्या होता है कि जो लार्वा होते हैं वो पानी के अंदर चले जाते हैं, पानी के अंदर यानी कि पानी में डूब जाते हैं। तो पानी के अंदर जब डूब जाते हैं तो उनको सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो वही यही कारण होता है कि इसकी वजह से वो मर जाते हैं, और मरने की वजह से क्या होता है, मच्छर कम हो जाते हैं। यानी कि लार्वा की सांस लेने में बाधा डालता है। क्या करता है मिट्टी का तेल? लार्वा की सांस लेने में बाधा डालता है। ठीक है, मिट्टी के तेल से एक चीज ध्यान आ गई मेरे को कि जो आपका सोडियम होता है, सोडियम वो किस में रखा जाता है, तो आपका मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है, मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है। ठीक है, सोडियम किस में रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है, क्योंकि सोडियम पानी के साथ में क्या होता है, आग पकड़ लेता है और जल जाता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? यानी जो जिसमें क्या हो, जिसमें विद्युत प्रवाहित ना हो सके, तो वो कौन है? तो वो आपका लकड़ी होती है, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि के शोरगुल का मापन किसमें होता है? तो ध्वनि की जो शोर होता है वो किसमें नापा जाता है, तो वो आपका डेसिबल में नापा जाता है। आधुनिक आवाज सारणी किस पर आधारित है? तो जो आधुनिक आवाज सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, पहले जो आवाज सारणी थी वो आपके परमाणु भार पर आधारित थी, लेकिन वर्तमान में कौन सी है, तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो जो वनस्पति घी होता है वो आपका हाइड्रोजन से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो जल का विद्युत अपघटन ये भी करती है। लाल तप्त लोहे पर से भाप गुजरना, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकलेगी। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ती की प्रतिक्रिया यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकलेगी। तो ये तीनों ही प्रक्रिया ऐसी हैं जो कि हाइड्रोजन को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो जो अम्ल वर्षा होती है वो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से बनती है, अम्ल वर्षा। तो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। अम्ल वर्षा को और क्या कहते हैं? तो जो अम्ल वर्षा होती है उसको हम इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है, इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। ठीक है, अम्ल वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। तो जो ताजमहल का जो पीला रंग पड़ रहा है वो किस वजह से पड़ रहा है? तो वो अम्ल वर्षा के कारण ही पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि ताजमहल का पीला रंग, ताजमहल का पीला रंग किसकी वजह से हो रहा है? तो वो अम्ल वर्षा के कारण ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गन पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो जो गन पाउडर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो आपका सल्फर, चारकोल और सोडा से मिलकर बनता है गन पाउडर। सल्फर होता है, चारकोल होता है और उसमें सोडा मिला होता है। ठीक है, इन सब से मिलकर बनता है गन पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय का दूध निम्न में से किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? तो जो गाय का दूध होता है उसमें कौन सा विटामिन मिलता है? उसमें मिलता है विटामिन ए। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? तो गाजर होता है विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स। ठीक है, गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है। बात करें विटामिन ए की, तो जो आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है आपका रतौंधी। ठीक है, रतौंधी जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अलावा बात करें विटामिन बी की, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन इसकी कमी से रोग होता है। ठीक है, बांझपन होता है इसकी कमी से रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? देखिए, जो हेपेट वर्ड होता है, जो हेपेट शब्द जो होता है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आपका यकृत के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो हेपेटाइटिस जो रोग होगा वो किसमें होगा? तो आपका यकृत में ही होगा। ये भी आप ध्यान रखिए। देखिए, ये यकृत को और क्या कहा जाता है? यकृत आपका जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत ही होता है।
और जो मानव शरीर की प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला वो कौन सा है, वो आपका यकृत ही है। और जो यकृत में क्या होता है, यकृत आपको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कौन कर देता है, तो आपका यकृत ही चेंज कर देता है। यानी आपके पास आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है वो उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, कौन, यकृत चेंज कर देता है। जिससे क्या होता है, जिससे आपको डायबिटीज होने का जो खतरा होता है वो आपका कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त जो स्रावित होता है वो आपका यकृत से ही स्रावित होता है। आपसे पूछा है कि स्टोर कहाँ पर होता है, तो जो पित्त स्टोर होता है वो आपका पित्ताशय में स्टोर होता है। यानी इकट्ठा कहाँ पे होता है, तो इकट्ठा होता है आपका पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और बनता कहाँ पे है, तो यकृत में आपका पित्त बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मशरूम में बहुतायत में क्या मिलता है। जो हम मशरूम खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, खनिज होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है। मशरूम के अलावा प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो आपका होता है सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन में। और जो कोशिका का किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहलाता है वो आपका राइबोसोम कहलाता है। राइबोसोम, राइबोसोम को क्या कहते हैं हम, तो राइबोसोम को हम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो नाशपाती का गूदेदार जो पुष्पासन होता है उसको हम खाते हैं, क्योंकि खाने योग्य भाग होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक चींटी 3 मीटर चलती है, फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। यानी मान लीजिए चींटी इस तरह से चल रही है 3 मीटर, और एक पेड़ है उस पर चढ़ जाती है। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर, और चलती कितनी है, 3 मीटर। आपसे पूछा कि अपने मूल स्थान से वह कितनी न्यूनतम दूरी पर है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी बताइए कितनी होगी। तो देखिए ये दूरी कैसे निकलेंगे, ये देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसमें आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। यहाँ 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। यानी 9 प्लस 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 9 16 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। तो ये बजा कितने हो जाएगी, ये बजा जाएगी 5 मीटर की। यानी कि ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपका राइट आंसर है। ये कैसे निकालते हैं, ये आपको मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में समझाया हुआ है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्रैक्टिस सेट देखिए, सब चीज आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा की सहायक कौन है, सोन। तो सिंध की सहायक कौन होगी, तो देखिए गंगा की सहायक सोन है, तो सिंध की सहायक क्या हो जाएगी, तो आपकी झेलम आपकी सिंध की सहायक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए 4 का डबल कितना होता है 8, 4 का डबल कितना होता है 8, 8 में जब हम एक जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा हमको 9। ऐसे ही 5 का डबल, 5 दूनी 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 7 दूनी 14 और 1 कितना आएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि ये जो आपके वर्ड दे रखे हैं इनको आपको शब्दकोश के अनुसार सजाइए। शब्दकोश के मतलब डिक्शनरी के अनुसार इनको लगाने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना है, सबसे पहले क्या आएगा, या फिर आप निकाल लीजिए कि सबसे एंड में क्या आएगा। सबसे एंड में निकाल लीजिए सबसे एंड में क्या आएगा, क्योंकि सबसे एंड में जो ऑप्शन दे रखे हैं सबके अलग अलग दे रखे हैं। यदि सबसे अंतिम वाला हम पता कर लेंगे तो हमें आंसर निकालने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए सबसे एंड में कौन सा आएगा, ये टी यहाँ पे, टी यहाँ पे, यानी सब में शुरू में क्या है टी, तो इससे तो हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये टी क्या हो जाएगा, सबका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ई है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद यहाँ पे एन है, यहाँ एम है, और यहाँ आर है, यहाँ एन है, यहाँ पे एम है। तो इन सब में सबसे अंत में कौन आता है, एन, एम, एन, आर और एम में सबसे अंत में कौन आएगा, तो सबसे अंत में आएगा आर। इसका मतलब ये जो ऑप्शन होगा वो आपका सबसे अंत में आएगा। तो जो 2 नंबर है वो सबसे अंत में आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में है 2 नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी में है जो सबसे अंत में दे रखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न 3 वर्गों को बढ़ाने के लिए माचिस की 10 तीलियां प्रयोग की गई हैं। इसमें से न्यूनतम कितनी तीलियां हटा ली जाएं कि 2 वर्ग बचें। तो देखिए कौन कौन सी तीलियां हटा देंगे कि 2 वर्ग बचेंगे, तो आपकी ये वाली तीली हटा दीजिए और ये वाली तीली हटा दीजिए, तो आपका एक वर्ग ये बन जाएगा और एक वर्ग आपका ये बन जाएगा। तो आपको कम से कम 2 तीली हटानी थी, ठीक है, कि आपके 2 वर्ग बचे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है आपकी 1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो
तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो कितनी होती है, वो आपकी शून्य होती है। ठीक है, इसको देखिए 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.004 का आपको मल्टीप्लाई करके बताना है कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, आप पॉइंट को एडजस्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 अंकों के बाद है, यहाँ 2 अंकों के बाद और यहाँ पे 1 अंक के बाद है। तो गुणा में क्या होता है, ये अंक जुड़ जाते हैं। तो जो आपका गुणा आएगा, यानी इसका जो गुणा करने पर जो पॉइंट आएगा वो कितने अंकों के बाद आएगा दाईं तरफ से, तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी दाईं तरफ से 6 अंकों के बाद में आपका पॉइंट आएगा। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे 3 अंक के बाद है तो ये नहीं होगा, यहाँ 4 अंक के बाद है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 2 4 5 ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 6 अंकों के बाद है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन रूट ए की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे मान लीजिए कि जो अंडरूट होता है, जैसे अंडरूट एक्स मान लिया, तो अंडरूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। ये 1/2 क्यों होता है, क्योंकि अंडरूट का मान यहाँ पे 2 होता है जो हम लिखते नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका क्यूब रूट एक्स है, तो इसका मान क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/3, यानी यहाँ पे जो पावर होती है वो बटे में चले जाते हैं। तो उसी प्रकार जो यहाँ पे एन रूट ए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1/n, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ए की पावर 1/n। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, और आयत के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितने अंश का होता है, वो 360 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घन का आयतन 3375 घन मीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए 3300 घन मीटर का आपको पता ही है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3 बराबर आयतन, जो कितना दे रखा है 3375। आपसे भुजा पूछिए तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा यहाँ से, भुजा बराबर क्यूब रूट 3375, यानी कि 3375 का आपको घनमूल बताना है। इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, तो देखिए 375 में 5 है, 5 का इकाई अंक, यदि 5 यहाँ पे है तो इसके जो घनमूल होगा उसका इकाई अंक कितना होगा, 5 ही आएगा। बचा कितना, 3 बचा, 3 से कम किसका घन होता है, तो 1 का घन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 15 क्या हो जाएगा, 3375 का घनमूल हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए घनमूल कैसे निकालते हैं और जो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो है, आप आराम से देखिए, आप किसी भी संख्या का घनमूल और वर्गमूल निकाल सकते हैं आराम से, पूरा वीडियो डिटेल में समझाया गया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, माइनस के 56 गुणा 61 प्लस के 89, ये किसके बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले गुणा करेंगे, बोर्डमास नियम के हिसाब से हम सबसे पहले गुणा करेंगे, फिर हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, माइनस के 56 में गुणा किसमें करना है, 61 में करना है। देखिए जब माइनस के 56 का गुणा 61 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 कम 6 यानी कि 3416 आ जाएगा, किसका, माइनस के 3416 मिल जाएंगे आपको गुणा करने पर। प्लस के 89 बचा, इसको जोड़ देंगे, जब माइनस के 3416 में प्लस के 89 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3327। 3327 में प्लस के मिलेंगे या माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है तो हमें किसके मिलेंगे, हमें माइनस के मिल जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 24 और 36 का महत्तम समावर्तक बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 0.025 कितने परसेंट के बराबर होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं परसेंटेज, आपको दे रखा है 0.025, तो इसको ले सकते हैं हम 0.025 लिख सकते हैं 0.025, और परसेंटेज भी निकालना है तो पहले तो हम पॉइंट उठाएंगे, पॉइंट उठाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, पॉइंट नीचे 1 और कितने अंक है 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब ऊपर बचेगा 25 और नीचे बचेगा आपका 10, 25/10 मतलब 2.5%। तो आपका राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी 2.5%। 6000 के रेडियो को यदि 12% की हानि पर बेचा जाए तो कितने में बिकेगा। तो देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकाल देंगे, डायरेक्ट 6000 आपका क्रय मूल्य दे रखा है और 12% हानि पर बेचा जा रहा है, तो 100 माइनस के 12 यानी कि सीधे हम निकाल देंगे 88%। गुणा कर लीजिए, सॉरी सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 अट्ठे 48 और 6 अट्ठे 48 और 4 52, यानी कि 5280 रुपये में बिकेगा आपका जो 6000 का रेडियो है, वो 5280 रुपये में बिकेगा 12% की हानि के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 परिणामों का औसत 40 है, यदि प्रथम 6 का 44 है, अंतिम 6 का 36 है, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए ओवरऑल जो आपका औसत है वो कितना है 40 है,
पहले 6 का कितना है 44, यानी 40 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 6 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा 6 चौक 24, तो इसके 24 ज़्यादा हो जाएगा। जो अंतिम 6 का कितना है 36 है, यानी कितना कम है 40 से, तो पर माइनस के 4 कम है, तो 6 पे कितनी कमी हो जाएगी 6 पे कमी हो जाएगी 6 चौक 24, 24 की कमी हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारा क्या असर पड़ेगा, ओवरऑल जो असर पड़ेगा वो हमारा 0 का डिफरेंस पड़ेगा। इसका मतलब जो बीच वाली संख्या हो गई, जो छठा परिणाम होगा वो कितना होगा, तो हमारे औसत के बराबर ही होगा, यानी जो छठी संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी, वो हमारी 40 की 40 ही रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन मार्क बटे में ये है और जो बराबर 12 के बराबर दे रखा है, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। तो हमने मान लेते हैं यहाँ पे x है, x बटे में 0.09 का जो आपका वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 0.3 निकल के आएगा, 0.3 आपका वर्गमूल निकल के आएगा, बराबर दे रखा है 12। तो यहाँ से मैं x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर 12 गुणा 0.3, 12 तिया 36, यहाँ 3.6 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने समय में मूलधन 3 गुना हो जाएगा यदि उसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाए। देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि अब तक सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं साधारण ब्याज के। इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c है तो a अनुपात c बताइए। देखिए अनुपात का क्वेश्चन है, मैं इसको करा देता हूँ, देखते हैं। देखिए 2a बराबर 3b दे रखा है, यानी कि 2a बराबर 3b, तो यहाँ से a अपॉन b कितना मिल जाएगा, a अपॉन b बराबर मिल जाएगा 3 बटे में 2, a अपॉन b का मतलब a अनुपात b बराबर मिल जाएगा 3 अनुपात 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखिए 4b बराबर दे रखा है 5c, तो ऐसे यहाँ से b अपॉन c कितना आएगा, b अपॉन c बराबर मिल जाएगा आपको यहाँ से 5 बटे में 4, यानी कि b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 4। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या चाहिए, आपको चाहिए a अनुपात c कितना होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, अब देखिए 3 एलिमेंट हैं, a है b है और c है, तो यहाँ पर a b c लिख लीजिए इस तरह से। अब देखिए a और b का अनुपात कितना दे रखा है, देखिए a और b का अनुपात कितना दे रखा है 3 अनुपात 2, तो हमने 3 अनुपात 2 लिख लिया। अब b अनुपात c कितना दे रखा है 5 अनुपात 4, तो हमने यहाँ पे 5 अनुपात 4 लिख लिया, b के नीचे b और c के नीचे c। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे जो जगह खाली है, यानी यहाँ पे जो जगह खाली है उसके आगे सामने वाली संख्या रख दीजिए, और यहाँ पे जो जगह खाली है इसके आगे ये सामने वाली संख्या रख दीजिए। क्लियर, अब क्या करना है आपको, अब देखिए अब आपको सीधे सीधे गुणा कर देना है। कैसे, 3 पंजे 15 अनुपात 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो ए और सी का अनुपात कितना आ गया, ए अनुपात सी कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी निकल के आई 15 और सी की वैल्यू कितनी निकल के आई 8, तो ए अनुपात सी कितना हो गया 15 अनुपात 8, ए अनुपात सी कितना हो गया 15 अनुपात 8। क्लियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 अनुपात 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, यदि रेलगाड़ी की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने समय में बिजली के खंभे को पार कर देगी। जब बात आए खंभे की, तो खंभे को पार करने के लिए उसे अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करनी होगी, और चाल कितनी दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपको समय दे रखा है सेकंड में, लंबाई दे रखी है मीटर में, तो हम चाल को क्या कर देंगे, चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 से कटेगा 3 बार और 6 से कटेगा 10 बार, 10 पंजे 50 बट्टे में 3, चाल कितनी आ जाएगी 50 बट्टे 3 मीटर प्रति सेकंड। अब पूछा क्या, समय पूछा, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे 4, दूरी कितनी है 150 मीटर और चाल कितनी निकल के आई 50 बट्टे 3, 50 बट्टे 3 का मतलब 50 गुणा में कहाँ बन जाएगा 3 ऊपर बन जाएगा, 50 से काट लीजिए 3 बार कटेगा और 3 तिया 9, समय कितना आ जाएगा 9 सेकंड का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस है, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।